हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जो पिंडेल पब्लिकेशन से लिया गया है। ये आपका प्रीवियस ईयर का सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे आने वाले बिहार सरकार के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो एग्जाम ग्रेड 3 का होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। और रेलवे एएलपी के लिए भी जो आपका टेक्नीशियन से पूछा जाएगा, एएलपी में जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछा जाएगा, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है माध्यमिक कुंडली, माध्यमिक बाइंडिंग से। माध्यमिक बाइंडिंग से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है? माध्यमिक बाइंडिंग से। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज सर्किट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो माप के उद्देश्य के लिए एक उच्च वोल्टेज सर्किट के वोल्टेज को निम्न स्तर तक कम करता है। ये उस रेखा के पार समांतर जुड़े होते हैं जिस पर मेजरमेंट करना है, जिसको मेजरमेंट करना है, जिस पर नजर रखना है, मेजरमेंट करना है। यह माध्यमिक बाइंडिंग से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपकेंद्रों में विभव परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको वोल्टमीटर के परास को बढ़ाने के लिए। उपकेंद्रों में विभव परिणामित ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टमीटर के परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टमीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर को कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के साथ उच्च वोल्टेज को मापता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या कर रहा है कि वोल्टमीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तथा उच्च धारा को मापने के लिए धारा ट्रांसफार्मर का। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उच्च वोल्टेज के साथ वोल्टेज को मापने के लिए, और धारा ट्रांसफार्मर का धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक हाथ से पकड़ने वाला पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर है कौन सा है, जिसका प्रयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है आपका क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर एक हाथ से पकड़ने वाला पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफार्मर क्लैंप मीटर है, जिसका उपयोग सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? सर्किट लोडिंग को मापने के लिए। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी रहती है? तो चुंबकीय रूप से और विद्युतीय रूप से। चुंबकीय और विद्युतीय दोनों रूप से। चुंबकीय और विद्युतीय दोनों रूप से। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ चुंबकीय और विद्युतीय रूप से जुड़े होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके उपयोग से कॉपर हानियां कम की जा सकती है, कम की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से प्रकार का परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर को पृथक नहीं करता है? पृथक नहीं करता है तो स्व परिणाम मित्र मतलब सेल्फ ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है? स्व परिणाम मित्र द्वितीयक को पृथक नहीं करता है। स्व परिणाम मित्र जो स्व ट्रांसफार्मर होता है सेल्फ वाला, वो क्या करता है? वो आपका द्वितीयक को पृथक नहीं करता। यह केवल एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। एक ही बाइंडिंग प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों की तरह कार्य करता है। यह स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए बूस्टर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न वोल्टता परिवर्तन पर इसका वोल्टेज रेगुलेशन समानता की अपेक्षा अधिक होता है। समानता की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किए जाते हैं ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज पर समायोजन किया जा सके? कह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किया जाता है ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज पर समायोजन किया जा सके? तो ये होता है 50%, 50%, 60%, 80%। ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर 50%, 60%, 80% बिंदु पर टेप किए जाते हैं तथा उचित
प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकता के लिए वोल्टेज समायोजित होते हैं 50 60 80 50 60 80 पहला बार में 10 बढ़ेगा दूसरा बार में 20 मतलब 50 से 10 60 7 20 80 ठीक है 50 60 80 पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है एक ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर एक है करंट ट्रांसफार्मर एक क्या है ये देखिए यूपीपीसीएल TG2 टेक्निकल ग्रेड 2 में पूछा गया है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर एक है क्या है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात करंट स्टेप डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर है। मतलब वोल्टेज को क्या करता है स्टेप अप करता है करंट को क्या करता है स्टेप डाउन करता है कौन ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो करंट ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है वोल्टेज को स्टेप अप करता है करंट को स्टेप डाउन करता है। यह सेकेंडरी में संयोजित 0.5 एम्पियर तक समायोजन के पश्चात माप लेता है। सेकेंडरी में समायोजित 0.5 एम्पियर तक समायोजन के साथ माप लेता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता किसी धारा में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता है तो लाइन वोल्टेज पर लाइन वोल्टता पर धारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात निम्नलिखित में प्रमुख कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला द्वितीयक भार धारा दूसरा उत्तेजक धारा के चुंबकीयकरण अवयव और तीसरा उत्तेजक धारा के हौस अवयव पर। किसी धारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात किस पर निर्भर नहीं करता है लाइन वोल्टता पर धारा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात निम्नलिखित प्रमुख कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला है द्वितीयक भार धारा उत्तेजक धारा के चुंबकीयकरण अवयव और उत्तेजक धारा के हौस अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्वपरिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे सेल्फ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है क्या होता है तो परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। एक सेल्फ ट्रांसफार्मर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्वपरिणामित ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या होता है परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। एक स्वपरिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है विद्युत पृथक्करण गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किया जाता है विद्युत पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा तो स्व ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा किसके द्वारा ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। ये विद्युत पृथक्करण गैल्वेनिक आइसोलेशन स्व परिणामित मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रयोग में लाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग में ला करके गैल्वेनिक आइसोलेशन विद्युत पृथक्करण करते हैं ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मापन उद्देश्य के लिए माप उपकरणों के संयोग में प्रयोग होने वाले परिणामित ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है मतलब कह रहा है मापन उद्देश्य से मेजरमेंट के पर्पस से के लिए माप उपकरणों के संयोग में लाए प्रयोग में वाले परिणामित ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है उपकरण परिणामित इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं धारिये या करंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं धारिये या करंट ट्रांसफार्मर। यह उच्च धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो 0 से 5 एम्पियर तक की धारा का मापन कर सकता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यह उच्च वोल्टेज को मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को मापता है और धारा क्या होता है इसमें निम्न होता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो 11,000 वोल्ट से 110 वोल्ट तक परिवर्तन करने के मापन करता है परिवर्तन करके मापन करता है ठीक है। नेक्स्ट 250 देखिए सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का नाम के लिए सही विकल्प चुने तो सही विकल्प तो ये तो है ही है आपका कौन सा होगा ये आपका हो जाएगा ये करंट ट्रांसफार्मर सीटी से करंट ट्रांसफार्मर पीटी से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ठीक है। सीटी के मामले में ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिक वाइंडिंग के उत्सर्जित एनर्जीनाइज्ड रहते हुए द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि करा कि सीटी करंट ट्रांसफार्मर के मामले में ऐसा कहा जाता है कि प्राथमिक वाइंडिंग के उत्सर्जित एनर्जाइड ऊर्जित होगा
कह रहा है कि सीटी ट्रांसफार्मर का करंट ट्रांसफार्मर के मामले में कहा जाता है कि प्राथमिक वाइंडिंग के ऊर्जित एनर्जिनाइज्ड रहते हुए द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो द्वितीयक वाइंडिंग में उच्च प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, उच्च प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग को कभी ऊर्जित रहते हुए द्वितीयक वाइंडिंग को कभी खुला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि द्वितीयक वाइंडिंग में उच्च प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा अगर खुला छोड़ देंगे तो। ठीक है, 54 के बाद एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार में दिया जाता है, किस में दिया जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है, VA वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है, वोल्ट एम्पियर में जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धारीय करंट ट्रांसफार्मर जिसको करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, सीटी। यह उच्च धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो 0 से 5 एम्पियर तक धारा मापन करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यह उच्च वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो 11,000 वोल्ट से 110 वोल्ट तक का परिवर्तन करके मापन करता है। नेक्स्ट, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से उच्च वोल्टता का मापन किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से उच्च वोल्टता का माप किया जाता है। इसके प्राथमिक में अधिक वर्त होता है। इसके प्राथमिक में क्या होगा, अधिक वर्त होता है। इसके प्राथमिक में अधिक वर्त होता है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग से उच्च वोल्टता का मापन किया जाता है, तो इसके प्राथमिक में अधिक वर्त होता है। विभव ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह हाई वोल्टेज को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न होता है। यह उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में वोल्टेज कम किया जाता है। विभक्त क्रोड के साथ एक धारा परिणामित्र को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्लैंप मापी कहा जाता है। क्लैंप मापी कहा जाता है। विभक्त क्रोड के साथ एक धारा परिणामित्र को जब एक रिकॉर्डिंग मीटर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्लैंप मीटर मापी कहा जाता है, क्लैंप मापी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्लैंप मापी धारा परिणामित्र मतलब धारा जो करंट ये ट्रांसफार्मर होता है प्लस आमीटर का मिश्रण होता है। क्लैंप मापी, इसे क्लैंप मीटर और टोंग टेस्टर भी कहते हैं तथा इसका उपयोग बिना शक्ति किए अवरोध किए पारेषण लाइन में धारा मापन के लिए किया जाता है। स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प में से गलत कथन को चयन कीजिए। किसको, गलत को। तो देखिए, इसमें बेहतर वोल्टता नियमन होता है, ये सही है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बेहतर वोल्टता नियमन होता है। ठीक है, अब इसके बाद समान क्षमता के द्विकुंडलीय ट्रांसफार्मर की तुलना में यह अधिक महंगे होते हैं। गलत है, ये सस्ते होते हैं, महंगे नहीं होते हैं, तो यही गलत है। समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक दक्ष होते हैं, सही है। ये छोटे होते हैं, ये भी सही है। आपका गलत कौन है, बी नंबर। बी नंबर क्या है आपका, गलत है। ठीक है, स्वपरिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर अभिलक्षण निम्न है, जैसे स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्वपरिणामित मतलब क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। स्वप्रेरण के सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें केवल एक बाइंडिंग होती है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को कार्य करती है, जिसके कारण इसमें तार की आवश्यकता कम होती है। इसमें हानियों का मान द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होता है। इसकी दक्षता उच्च होती है। इसका वोल्टेज नियमन का मान निम्न होता है तथा द्विकुंडलीय की तुलना में ये सस्ते होते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जब परिवर्तन अनुपात कम हो। जब परिवर्तन अनुपात कम होता है तब एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में होता है जिसका रूपांतरण गुणांक लगभग इकाई होता है। रूपांतरण गुणांक लगभग क्या होता है, इकाई होता है। मतलब के का वैल्यू लगभग कितना होता है, अप्रॉक्स 1 होता है। ठीक है, वो इकाई होता है का पास या कम होता है। अतः विकल्प डी क्या है, सही है। चलिए, कौन सा वह है जिसमें एक सिंगल बाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाइंडिंग के रूप में कार्य करती है।
किस ट्रांसफार्मर में सिंगल बाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग दोनों के रूप में काम करती है। किस ट्रांसफार्मर में? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर वो है जिसमें एक सिंगल बाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाइंडिंग के रूप में कार्य करती है। इसलिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में दो बाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा धात्विक खपत कम होती है, किंतु दक्षता रेटिंग गुणवत्ता अधिक होती है। इस प्रकार के ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर घरेलू स्टेबलाइजर में देखे जा सकते हैं, जो असमानता वोल्टेज की उपस्थिति में स्वतः ही वोल्टता के मान को संतुलित कर देते हैं। सीटी करंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों से आमीटर को वियोजित करते समय क्या बचाव लेना है? मतलब सीटी धारा ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों से एमीटर को वियोजित करते समय क्या बचाव लेना है? तो क्या बचाव लेना है? ये सीटी के द्वितीयक का भूसंपर्कन संकर्पण, सीटी के द्वितीयक का भूसंकर्पण। ठीक है, नेक्स्ट सीटी करंट ट्रांसफार्मर अर्थात धारा परिणामित्र में पराया स्टेप अप परिणामित्र का प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही यह एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो उच्च प्रत्यावर्ती धारा मापन के लिए प्रयुक्त होता है, जिसकी द्वितीयक सदैव भूसंपर्कित रहती है। धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का मान मूल्य क्या होगा? धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का मान मूल्य क्या होगा? तो ये होगा आपका 5 एम्पियर। 5 एम्पियर धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का मान मूल्य 5 एम्पियर होता है, जिसकी द्वितीयक एमीटर को वियोजित कर सुरक्ष प्रवर्धित करते हैं। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर है जिसकी द्वितीयक बाइंडिंग में घेरों की संख्या प्राथमिक बाइंडिंग से अधिक होती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप डाउन या धारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसे सदैव लाइन के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। एक दंड बार प्रकार के धारा परिणामित्र सीटी में इसके द्वितीयक बर्तन को 400 बर्तन जिनका प्रयोग एमीटर के मानक परास के साथ किया जाना है। यदि यह 4 एम्पियर मान दर्शाता है तो बस बार का धारा का क्या होगा? बस बार का धारा क्या होगा? तो 4 चौका कितना? 1600 एम्पियर हो जाएगा। 1600 एम्पियर। अब देखिए ये कैसे होता है। मान लीजिए आपको कि एन एन जो है एनपी द्वितीयक है ना, एनएस हो जाएगा। द्वितीयक पर इतना है, सीटी पर द्वितीयक पर एनएस कितना है आपको? 400 है। और इससे कितना एम्पियर का धारा करंट जो है ये आपका क्या है? आई पी का मान कितना है? 4 एम्पियर है। तो आपको कह रहा है कि बस बार में धारा क्या होगा? बस बार में धारा क्या हो जाएगा? तो धारा हो जाएगा इसका मल्टीपल कितना? 1600 एम्पियर। अब देखिए यहाँ इस फार्मूला होता है 1600 एम्पियर, इसका मल्टीपल हो जाता है, क्या होता है? इससे होता है एन एस इंटू एन आई एस, ये कर देंगे तो ये टोटल एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्ट रखिए, याद कि मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि वह ट्रांसफार्मर कौन सा है जिसकी द्वितीयक बाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है? द्वितीयक बाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है करंट ट्रांसफार्मर में। करंट ट्रांसफार्मर में हमेशा द्वितीयक बाइंडिंग बंद रखी जाती है। किसी भी परेशान लाइनों में प्रयुक्त करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक बाइंडिंग सदैव शॉर्ट सर्किट रहती है, ताकि प्राथमिक लाइन में अत्यधिक फ्लक्स लिंकेज द्वारा ऊष्मा उत्पन्न न हो तथा तथा इंसुलेशन ब्रेकडाउन के दौरान हानि ना हो। ज्ञात रहे कि करंट ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर सदैव स्टेप अप प्रकृति का होता है। किसका होता है? स्टेप अप प्रकृति का। कह रहा है कि यदि परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो 3 है तो ऑटो ट्रांसफार्मर और दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में तांबे के वजनों का अनुपात क्या होगा? तांबे के वजनों का अनुपात आपका क्या होगा? तो तांबे का वजन का अनुपात होगा 2/3। मतलब क्या? 1 - 1/3 रेशियो। तो ये कितना देगा आपका? 2/3। क्या देगा? 2/3। अब देखिए यदि परिणमन अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो 3 है, ऑटो ट्रांसफार्मर का दो बाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर तांबे की वजन का अनुपात 2:3 होगा। क्यों होगा? देखिए क्योंकि आपका ये कॉपर बाइंडिंग हम डायरेक्ट निकाल दिए आपके। कॉपर बाइंडिंग क्या होता है? 1 - 1/k 1/k। तो 1 - 1/3 करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2/3। हम डायरेक्ट आपको निकाल दिए थे। और कॉपर का ये हो गया 2/3
परिणामित्र हो जाएगा। समझ गए? ऑटो परामित भार हो, 2 बाइंडिंग में कॉपर का क्या हो जाता है, देखिए 2 बाइंडिंग में कॉपर मान 2/3 इंटू ऑटो परामित्र भार हो जाएगा। ठीक है। धारा ट्रांसफार्मर में रूपांतरण किसकी रूपांतरण अनुपात होता है, कितनी रूपांतरण अनुपात होता है धारा ट्रांसफार्मर में, और विभव ट्रांसफार्मर में कितनी रूपांतर का अनुपात होता है। तो ये होता है धारा ट्रांसफार्मर में उच्च रूपांतर अनुपात होता है। धारा ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उच्च रूपांतरण अनुपात होता है, और विभव ट्रांसफार्मर में निम्न रूपांतरण अनुपात होता है। धारा ट्रांसफार्मर में उच्च रूपांतरण अनुपात होता है और विभव ट्रांसफार्मर में निम्न रूपांतरण अनुपात होता है। धारा ट्रांसफार्मर सीटी और विभव ट्रांसफार्मर पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर, और विभव ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। को किसकी श्रेणी में माना जाता है, किसकी श्रेणी में माना जाता है, तो यंत्र ट्रांसफार्मर की श्रेणी में। धारा ट्रांसफार्मर सीटी और विभव ट्रांसफार्मर पीटी को यंत्र ट्रांसफार्मर की श्रेणी में माना जाता है, यंत्र ट्रांसफार्मर की श्रेणी में माना जाता है। किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है, तो द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है। इसका उपयोग विद्युत शक्ति को चालू करने के स्रोत से कुछ उपकरणों या डिवाइसों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जबकि पावर स्रोत से संचालित डिवाइसों को आमतौर पर सुरक्षा कारणों से अलग किया जाता है। सोपानी वोल्टता अस्थायीकरण स्टेबलाइजर, सोपानी वोल्टता अस्थायीकरण को अंग्रेजी में स्टेबलाइजर बोलते हैं, में निर्मित वोल्टता को विनियमित करने के लिए किस प्रकार के परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये परिणामित्र, ऑटो परिणामित्र स्टेबलाइजर में। सोपानी केस कोडेड संयोजन में वोल्टता में विनियमित करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब सोपानी केस कोडेड संयोजन वोल्टता में विनियमित करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ब्रेक भंजन हो जाए तो क्या होगा, तो प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड लोड तक पूर्ण वोल्टता उपलब्ध होगी, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड लोड तक पूर्ण वोल्टता उपलब्ध होगी। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ब्रेक भंजन हो जाए तो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड लोड तक पूर्ण वोल्टता उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप ट्रांसफार्मर। आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप आइसोलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले आइसोलेटेड सेकेंडरी टाइप ट्रांसफार्मर कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरणों लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की सप्लाई के लिए उपयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक आइसोसेलेस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न से सेकेंडरी टर्न का अनुपात क्या होगा, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न का अनुपात 1:1 में होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। एक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में आमतौर पर 1:1 में का अनुपात होता है। संख्या में 7 प्राथमिक और द्वितीयक घुमावों बराबर होती है, लेकिन जब वोल्टेज की बदलना पड़ता है, वोल्टेज भी बदलना पड़ता है, तो जब वोल्टेज भी बदलना पड़ता है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है, तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में टोरा ईडी ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में टोरा ईडी ट्रांसफार्मर का प्रयोग में लेते हैं, जो घूर्णित कुंडली नुमा संरचना होती है, जो फ्लक्स अंतरण ट्रांसफार्मर का कार्य करती है, फ्लक्स अंतरण ट्रांसफार्मर का कार्य करती है। वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर उपयोग करने के लिए बेहतर है, तो वितरण ट्रांसफार्मर ट्यूब्ड टैंक उपयोग करने के लिए बेहतर है। वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर ट्यूब टैंक उपयोग करने के लिए बेहतर है। वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर ट्यूब टैंक उपयोग करने के लिए बेहतर है। वितरण ट्रांसफार्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर ट्यूब्ड टैंक का उपयोग करने के लिए बेहतर है। ये ट्यूब्ड वायुमंडल में टैंक के सतह को बढ़ाकर ट्रांसफार्मर के तेल की बेहतर और प्रभावी शीतलन प्रदान करती है।
एक वितरण ट्रांसफार्मर में विकिरक का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा रखने के लिए, ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा करने के लिए। एक वितरण ट्रांसफार्मर जैसे आमतौर पर पूर्ण भार के समीप बनाया जाता है। में विकिरक का तात्पर्य ट्रांसफार्मर तेल को ठंडा बनाए रखने के से है। साथ ही ज्ञात रहे कि इस ट्रांसफार्मर का क्रांतिक बिंदु 140 डिग्री सी होना चाहिए, 140 डिग्री सी होना चाहिए। कह वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिकतम ऊष्मा होती है? तो ट्रांसफार्मर क्रूड 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 यानी कोर भाग में। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की किस भाग में अधिक ऊष्मा होती है? ट्रांसफार्मर के कोर भाग में, क्रूड भाग में। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के क्रूड क्रूड कोर में अधिकतम ऊष्मा होती है। वितरण ट्रांसफार्मर समानतः आधे लोड पर निर्मित किए जाते हैं तथा पावर ट्रांसफार्मर सदैव फुल लोड पर सापेक्ष निर्मित किए जाते हैं। वितरण परिणामित्र या ट्रांसफर होते हैं, कैसे होते हैं? तो 500 केवीए से कम निर्धारण रेटिंग वाली अपचायी ट्रांसफार्मर परिणामित्र, अपचायी ट्रांसफार्मर। वितरण परिणामित्र 500 केवीए से कम रेटिंग वाले होते हैं, 500 केवीए से कम रेटिंग वाले होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि वितरण वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को वियोजन कर दिया जाता है, द्वितीय पक्ष को वियोजन कर दिया जाता है। किसमें? क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है, पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है, भूयोजन कर दिया जाता है, क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है क्योंकि धरती, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। निम्न में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? आम बिजली आपूर्ति और प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है वितरण ट्रांसफार्मर को। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वितरण ट्रांसफार्मर को। वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को समानतः बिजली आपूर्ति तथा बिजली आपूर्ति और तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो समानतः 11 केवी से 220 केवी या 420 वोल्ट के रूपांतरित करता है। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? टैप चेंजर, टैप चेंजर आपका पावर ट्रांसफार्मर में और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है। टैप चेंजर पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड नहीं होता तो टेप चेंजिंग की जाती है। जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड नहीं होता है तब आपको टेप चेंजिंग की जाती है। इस नो लोड टेप चेंजिंग कहते हैं, इसे नो लोड टेप चेंजिंग कहते हैं। जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड नहीं होता है तब टेप चेंजिंग होती है। जब लोड हो तब करते हैं तो ऑन लोड कहते हैं, जब लोड होगा तब ऑन लोड कहलाएगा। यह पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों की में की जाती है। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार संपर्कन का प्रयोग किया जाता है। घरों को बिजली को अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? घरों को बिजली को अपेक्षाकृत कम मात्रा आपूर्ति के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। घरों को बिजली को अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त किया जाता है। पोल से बिजली जाता है घर में। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साधारणतया डेल्टा सिस्टम से जुड़ी होती है, ये सेकेंडरी स्टार में जुड़ी होती है। सेकेंडरी किस में? स्टार में। तो याद कर लीजिए ट्रिक से कि पोल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो घरों की बिजली जाएगी। भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर का होता है कितना? भारत के मानकों के अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है कितना? तो ये होगा 11 बाई 0.4 केवी, 11 बाई या 0.4 केवी। भारत के मानकों अनुसार एक वितरण ट्रांसफार्मर 11 या 0.4 केवी का होता है। ज्ञात रहे कि 0.4 केवी वोल्ट का मान 400 वोल्ट ही होता है। साथ ही वितरण ट्रांसफार्मर के वितरण प्रणाली के लिए स्टेप डाउन प्रकृति के होते हैं। इसे तो 3 फेज 4 वायर प्रणाली प्रयोग में ली जाती है, जिससे चौथा तार क्या होता है? न्यूट्रल प्रदर्शित करता है, न्यूट्रल। किसी वितरण ट्रांसफार्मर में आमतौर पर प्राथमिक प्राथमिक जो वितरण ट्रांसफार्मर होगा वो आपका प्राथमिक क्या होगा? डेल्टा संयोजन, और द्वितीयक में स्टार में जुड़ा रहेगा, द्वितीयक स्टार में। वितरण ट्रांसफार्मर 5 केवीए से 2000 केवीए तक की अपेक्षा क्षमता के होते हैं। इस प्राइमरी बाइंडिंग में डेल्टा तथा सेकेंडरी बाइंडिंग में स्टार संयोजन होता है। सेकेंडरी बाइंडिंग में स्टार संयोजन करने के लिए 3 फेज का मतलब 3 फेज है, इसको फेज पढ़ते हैं। तो 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर और 1 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर।
एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 केवीए पर मूल्यांकित किया जाता है, जो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 100 किलोवाट। एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 केवीए पर मूल्यांकित किया जाता है, तो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति करता है, तो 100 किलोवाट। एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 केवीए पर है, तो उसकी अधिकतम सक्रिय क्षमता 100 किलोवाट की आपूर्ति कर सकता है। सक्रिय शक्ति 100 केवीए पर पावर फैक्टर 100 किलोवाट। यह तभी संभव है जब पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होगा। एक वितरण ट्रांसफार्मर में समानतः क्या होता है, कोर हाउस ताम्र हाउस से कम, कोर हाउस ताम्र हाउस से कम। एक वितरण ट्रांसफार्मर में समानतः कोर हाउस ताम्र हाउस से कम होती है। साथ ही ज्ञात रहे कि वितरक परिणामित आधे पूर्ण भार के लिए डिजाइन किया जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में समानतः क्या होता है, क्रोध हानियां और तार हानियां से कम, क्रोध हानियां तार हानियां से कम। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में समानतः क्रोध हानियां तार हानियां से कम होता है, तो क्रोध हानियां तार हानियां से कम होता है। थ्री फेज 4 तार सेवाओं के लिए सबसे बेहतरीन परिणामित ट्रांसफार्मर क्या है, तो थ्री फेज डेल्टा और थ्री फेज डेल्टा स्टार 4 तार सेवाओं के लिए परिणामित डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाता है। इस संयोजन के उपयोग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हेतु किया जाता है। थ्री फेज सिस्टम में 4 तार का संयोजन 3 तार फेज एवं चौथा तार न्यूट्रल होता है, जो वितरण हेतु न्यूट्रल की उपयोगिता कराई जाती है, जो रिटर्न पाथ हेतु सुगमता लाता है। वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कितनी होती है, तो 50% लोड। वितरण ट्रांसफार्मर में 50% लोड अधिकतम दक्षता होती है। इसमें मिश्रित लोड हेतु स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर संयोजन लेते हैं, जो डेल्टा स्टार प्रकार का होता है, डेल्टा स्टार प्रकार का होता है। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब लोड संतुलित हो। स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर सही ढंग से कार्य करेगा जब लोड संतुलित अवस्था में हो। यदि यदि ग्रुप डी वाई वन वन ट्रांसफार्मर, ठीक है, विपरीत दिशाओं में सदिश घूर्णन में एल भी डब्ल्यू आर टी एच बी का फेज शिफ्ट कोण कितना होगा, तो ये आपका होता है -180 डिग्री। कह रहा है कि यह सदी ग्रुप DY11 सदी ग्रुप DY11 ट्रांसफार्मर में विपरीत दिशाओं में सदिश घूर्णन, ठीक है, में एल भी डब्ल्यू आर टी एच बी का फेज शिफ्ट कोण कितना होता है, -180 डिग्री। पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 98% पर निर्भर करती है। किसी भी अन्य विद्युतीय मशीन की तरह एक ट्रांसफार्मर की दक्षता इनपुट पावर द्वारा विभाजित होता है, आउटपुट पावर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दक्षता आउटपुट या इनपुट होती है। पावर ट्रांसफार्मर से अधिक कुशल ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता 95 से 98.5% के बीच पूर्ण लोड दक्षता है। 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य के बराबर होगा, तो चरण करंट मूल्य किसके बराबर होगा, तो ये होगा आपको लाइन करंट के बराबर। 3 फेज ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, तथा डेल्टा कनेक्शन में यह करंट फेज करंट इंटू √3 के बराबर होती है, √3 के बराबर होती है। एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज के एक गुना के बराबर होता है। एक ट्रांसफार्मर के डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के एक गुना के बराबर होती है, एक गुना के बराबर होती है। करेक्ट ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के समान या एक गुना होती है, समान या एक गुना होगा तो समान होगा। जबकि धारा लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना, लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होती है। 3 कला थ्री फेज ट्रांसफार्मर के डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टा के सापेक्ष द्वितीय लाइन वोल्टा कितनी होगी, तो ये 30 डिग्री लैगिंग होगी, 30 डिग्री लैगिंग होगी। कह रहा है कि डेल्टा स्टार संयोजन में प्राइमरी को डेल्टा के साथ तथा सेकेंडरी को स्टार के साथ जोड़ा जाता है। इस संयोजन का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर
वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता होती है। इस संयोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज वोल्टेज बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इस संयोजन में स्टार डेल्टा संयोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज वोल्टेज बराबर नहीं होती है, क्योंकि इसमें 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, अर्थात प्राथमिक लाइन वोल्टेजता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टेज 30% लैगिंग पर होती है। डेल्टा स्टार संयोजन के निम्न में से क्या लाभ हैं? तो डेल्टा स्टार संयोजन के द्वितीय वोल्टा का कोई विरूपण नहीं होता है, सही है। दीर्घा असंतुलन भार को संभालना, ये भी लाभ है। 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करना, ये भी लाभ है। प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है। इन सब सारे के सारे क्या है, लाभ है। अब देखिए यहाँ डेल्टा स्टार संयोजन निम्न प्रकार के फायदे होते हैं। इसको 3 फेज 4 तार प्रणाली के प्रयुक्त किया जाता है डेल्टा स्टार संयोजन को, क्योंकि द्वितीयक सेकेंडरी साइड में न्यूट्रल की उपस्थिति होती है। यहाँ पर तीसरे हार्मोनिक कंपोनेंट्स होने के कारण द्वितीयक वोल्टता का कोई विरूपण डिस्टोर्शन नहीं होता। इसमें न्यूट्रल बिंदु होने के कारण लोड में गड़बड़ाने आने और फॉल्ट और लोड कम किए जाने पर संभालना, लोड को क्या करना, लोड बढ़ जाने पर संभालना, ये सब सारे इसमें होता है। 4 इसमें प्राथमिक बाइंडिंग में डेल्टा होने के कारण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर के डेल्टा टू स्टार संयोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ट्रांसफार्मर के डेल्टा टू स्टार संयोजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऐसे अनुप्रयोगों के लिए डेल्टा और स्टार टू स्टार संयोजन के लिए ऐसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो। क्या स्टेप अप करने की आवश्यकता हो? ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार संयोजन ऐसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता हो, जहां वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता हो, वोल्टेज को स्टेप अप की आवश्यकता हो। और ट्रांसफार्मर से डेल्टा टू स्टार संयोजन के उपयोग के लिए किया जाता है जहां वोल्टेज को स्टेप डाउन स्टेप अप करने की आवश्यकता होगा। ठीक है, डेल्टा ट्रेसियरी बाइंडिंग में वाले वाई ट्रांसफार्मर में होती है, क्या होती है? तो 9 कॉइल्स। डेल्टा ट्रेसियरी बाइंडिंग में स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में 9 कॉइल्स होती है, क्या होती है? 9 कॉइल्स होती है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में। करा कि 3 फेज वाई वाई ट्रांसफार्मर में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये 120 डिग्री, कितना? 120 डिग्री। 3 फेज ट्रांसफार्मर फेज डिस्प्लेसमेंट 320 डिग्री होगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग एक स्टार तरीके से जुड़े होती है, हालांकि स्टार बिंदु निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा ग्राउंड नहीं होती? तो ग्राउंड नहीं होती है इंटर स्टार कनेक्शन द्वारा। 3 फेज ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग एक स्टार तरीके से जुड़ी होती है, हालांकि स्टार बिंदु इंटर स्टार कनेक्शन विधि में ग्राउंड नहीं होती है। इस कनेक्शन को जिग-जैग कनेक्शन भी कहते हैं। इस कनेक्शन का उपयोग हार्मोनिक्स को कम करने के लिए किया जाता है, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए किया जाता है। किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर में टर्शियरी बाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वोल्टेज असंतुलित करना। किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर के टर्शियरी बाइंडिंग उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य वोल्टेज में हार्मोनिक को दूर करना और अस्थिर वाले वोल्टेज को असंतुलित कराने का होता है। यह हमेशा स्टार स्टार के मध्य डेल्टा कनेक्शन ही में ही होता है। निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर में टर्शियरी बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है? टर्शियरी बाइंडिंग स्टार से स्टार में डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर या वोल्टेज संतुलन होता है या न्यूट्रल स्थिर रहता है, परंतु स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल फ्लोटिंग होता है। इस न्यूट्रल को स्थिर करने के लिए स्टार स्टार ट्रांसफार्मर टर्शियरी बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। टर्शियरी टर्शियरी के लिए टर्शियरी बाइंडिंग बाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। स्कॉट कनेक्शन या टी कनेक्शन में क्या होता है? तो एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 50% और दूसरा का 86% टैप होता है। 3 में से 2 फेज के रूपांतर के लिए स्कॉट संयोजन काम में लिया जाता है। इसका सामान्य उपयोग विद्युत भट्टियों के संचालन के लिए होता है। इसमें एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक 50% मुख्य ट्रांसफार्मर और दूसरा 86.6% टीजर ट्रांसफार्मर में टैप होता है। इसका
कनेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, इसे टी कनेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर के स्कॉट के संबंध में क्या है, तो टीटी कनेक्शन। ट्रांसफार्मर के स्कॉट के संबंध में टीटी प्रकार का संयोजन भी होता है। स्कॉट कनेक्शन 3 फेज को 2 फेज में परिवर्तन करके उपयोग में लाया जाता है। संतुलित परिचालन के लिए टीजर परिणामित ट्रांसफार्मर के फेरे का अनुपात कितना होता है, 0.866:1। टीजर ट्रांसफार्मर स्कॉट संयोजन के दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी N1 पर 86.6 टर्न्स होते हैं। इस प्रकार के फेरे का अनुपात 0.866:1 होगा तथा मेन ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो 10:1 का होगा। मेन ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो 10:1 का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर एंड